हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है, राजस्थान आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो आपका सांख्यिकी पार्ट पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स, उनके हम वीडियो देखने वाले हैं। हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जो राजस्थान के जो आपके एग्ज़ाम है, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी का मेंस का एग्ज़ाम है, एलडीसी का जैसे एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर अन्य किसी भी राजस्थान एग्ज़ाम में जो आपके सांख्यिकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो उनके बारे में होने वाला है। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ताकि है वो आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। तो दोस्तों मैं है आपके सामने आपके जितने भी आपके स्टैटिस्टिक्स के आपके जो पेपर पूछे गए हैं आपके इंडिया लेवल पर, राजस्थान लेवल पर, उनमें मैंने सब में क्वेश्चन है वो कलेक्ट किए हैं। ठीक दोस्तों, मेरा मानना ये है कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अगर हम करेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन बनाकर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मतलब हम क्वेश्चन है बनाएंगे नहीं। आपको ज़्यादातर अगर आप कंटेंट देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको बनाए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। हम आप ये टेबल देख पा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास भी हाथ में फ़ोन है, ठीक है, इसमें देखो हमने टोटल 130 क्वेश्चन ठान रखे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। यही मैं दोस्तों आपको कह सकता हूँ, डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चन हैं वो आपके राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और यही पूछे गए हैं। अब मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी जरूर बनाऊंगा जिसमें राजस्थान RSMSSB ने आज तक जितने भी स्टैटिस्टिक्स के सांख्यिकी के क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं एक जगह कर उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हुए दोस्तों, आज तक 6 साल जो हुए हैं उसमें 15 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनका मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो आपका टेबल है उसमें 130 क्वेश्चन है, जिसमें समांतर माध्य के 57 क्वेश्चन, माध्यिका के 23, बहुलक के 4, मिश्रित आपके मिक्स्ड मतलब बहुलक माध्यिका और मिलाकर इनको 27 क्वेश्चन और अन्य से 28 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, तो टोटल 130 क्वेश्चन है। और इनके अलावा भी कई क्वेश्चन हो रहे हैं, 60-70 क्वेश्चन में बीच में आपको लिखवाऊंगा और उनका हम सोल्यूशन करेंगे। तो टोटल हम ऐसा कह सकते हैं इस सीरीज में हम 200 क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करने वाले हैं। और ये 200 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। अब थोड़े बहुत आंकड़े चेंज हो जाए उनकी बात अलग है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप टेबल में देख पा रहे हैं, 57 क्वेश्चन आपके समांतर माध्य के पूछे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन समांतर माध्य से पूछता है, ये भी हमें पता चल जाएगा। और इनको भी देखो, ये मैं हटा देता हूँ, समांतर माध्य को भी मैं अलग कर रखी है। 57 जो क्वेश्चन है उसको मैंने अलग टेबल बना रखी है। उसमें देखो आपके 3 तरह की श्रेणी होती है, व्यक्तिगत, खंडित और सतत। तो सतत से तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी, है ना। तो इसमें 32 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन 32 को देखो इन 5 भागों में मैंने बांटा है। और ये जो अगली श्रेणी है इसमें 23, इसमें भी मैंने 5 भाग में बांटा है। इसमें पहला टाइप दोस्तों बेसिक है, ठीक है। तो ये जो अपना दोस्तों वीडियो होने वाला है ये बेसिक का होने वाला है, थ्योरी का होने वाला है। इस वीडियो में हम क्या है जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो थ्योरी के देखेंगे, ठीक है। उससे अगला वीडियो है उसमें हम समांतर माध्य से जो हमारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, 32 क्वेश्चन है जो व्यक्तिगत श्रेणी के, उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और एक वीडियो हम व्यक्तिगत श्रेणी की करेंगे, उसके अगली श्रेणी में अगली वीडियो में हम 23 जो है आपके खंडित श्रेणी के। इस तरह से हम सेपरेटली अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है। हमारे वीडियो को आपको क्या है, अगर अच्छा लगे तो आपको सपोर्ट करके लाइक करना है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट है दोस्तों आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये जो अपना है, ठीक है, थ्योरी का पार्ट है, तो खास हम थ्योरी देखेंगे। तो इसमें देखो सांख्यिकी के अंदर पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि सांख्यिकी आपके इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप इसे वीडियो स्पेशल भी समझ सकते हैं या फिर कुछ भी समझ सकते हैं, है ना। ये सभी एग्जाम में आपका काम करेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है वो अपना हमारे सिलेबस के अंदर है वीडियो एग्जाम में, और अपना अन्य जो एग्जाम के अंदर होता है उसमें भी ये माना जाता है। तो सांख्यिकी में देखो ये 4 तरह के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको दिख रहा है माध्य विचलन, ये हमारे 2 सिलेबस के अंदर है, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, पहले। और बाकी के जो सूचकांक हैं, जन्म मृत्यु सूचकांक, उनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पर, कि इसका मतलब होता है केंद्र के आसपास के माप, ठीक है। मतलब इस तरह से है कि केंद्र के आसपास के हमें मान है, मतलब जो भी चीज़ आएगी, मतलब हम क्या करते हैं एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आप इस सेंटर के अकॉर्डिंग होगा, मतलब सेंटर के आसपास ही आएगा। या अपना सेंटर मान लो 0 है तो इस पर जो भी रिजल्ट आना है वो इस सेंटर के आसपास ही रहेगा, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, जो भी है। अब इसमें देखो 2 तरह के आपके क्या होते हैं, माप होते हैं। एक तो माप होता है गणितीय, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है वो 2 तरह के होते हैं। ये जो PDF अगर आपको ज़रूरत है तो आपको PDF जरूर मिल जाएगी दोस्तों इसकी थ्योरी की, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक स्टोर का लिंक मिलेगा,
उस स्टोर के लिंक पर आप पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, है ना, वहाँ पर जाकर आप कर पाएंगे। अगर आपको दिक्कत आती है, आप अगर वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो जो भी आपका डाउनलोडिंग होगा वो आपकी जो आपकी आईडी, जीमेल आईडी होती है ना, उस पर जाकर वो स्टोर हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप कर पाएंगे। तो गणितीय माध्य होता है, उसमें पहला जो माध्य होता है ना हमारा समांतर माध्य, जो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, ठीक है, समांतर माध्य। उसके बाद में दूसरा है गुणोत्तर माध्य, इसे हम अर्थमेटिकल मीन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है गुणोत्तर माध्य। अब दूसरा जो गुणोत्तर माध्य है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तीसरा है हरात्मक, तीसरा है हरात्मक माध्य, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर इसमें अगर हम देखें स्थिति माध्य दो है अपने पास, एक तो माध्यिका, ठीक है, और एक है बहुलक। हमारे सिलेबस में ये है माध्यिका और बहुलक। तो हमें देखो ये दोनों नहीं पढ़ने, पर हमें पता होना चाहिए थ्योरी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पूछा जाता है, ये किस चीज़ के काम आता है। ये तो दोस्तों काम आता है औसत के लिए, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ये आपका गुणोत्तर जो माध्य है ना, ये किसी भी चीज़ के लिए वृद्धि दर के लिए काम आता है। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कोई भी चीज़ निकालते हैं ना, है ना, उस फंक्शंस के लिए ये चीज़ काम आता है। हरात्मक जो माध्य है, ठीक है, वो चाल, समय और दूरी, जैसे जो चीज़ें होती हैं चाल, समय, दूरी, ठीक है, उन चीज़ों से जो आपसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका जो आपका है ना सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए काम आता है। माध्यिका है दोस्तों, वो आपका गुण जो आपके होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, या फिर जैसे गुण के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं सुंदरता, ईमानदारी, बुद्धिमानी, इन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए इस चीज़ का काम मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात है बहुलक की। बहुलक जो आपका है, ठीक है, इसे हम मोड बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम जेड से इंडिकेट करते हैं। माध्यिका को एम से करेंगे, समांतर माध्य को एक्स बार से करेंगे, हमें इन तीनों से मतलब है, तो इसका मैंने लिखा है, ठीक है। बहुलक है, उसका जो यूज है वो आपका पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं हमें कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई भी डेटा है, उनको देखकर हमें ऐसे पूर्वानुमान लगाना है कि ये चीज़ कितनी बढ़ेगी, है ना, इनमें से कौन से साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ के लिए हम बहुलक का यूज़ करते हैं, ठीक बात है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इनमें आपको क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले तो देखो, अगर हम समांतर माध्य पढ़ रहे हैं, माध्यिका, बहुलक, ये जो भी पढ़ेंगे, तो उनको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें तीन तरह की बातें हैं, तीन चीज़ें हैं वो याद रखनी होंगी, ठीक है। जो श्रेणी है सबसे पहले उसकी पहचान करनी होगी। अगर आप श्रेणी की पहचान नहीं कर पाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो जो आपकी श्रेणी है वो आपकी तीन तरह की होती है, ठीक है। पहली तो व्यक्तिगत, ठीक है, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। फिर है खंडित, डिस्क्रीट सीरीज, और उसके बाद में सतत श्रेणी, इसे बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। ये आपके तीन तरह की श्रेणी होती है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होती है कि एक टेबल है, मान लेते हैं आपका से बोलता है राम है, वो 5 kg का, 50 kg का बोल देते हैं, 5 kg तो कैसे होगा। श्याम है, वो 40 kg का है, ठीक है। और मोहन है, वो ऐसे बोल देते हैं कि 60 kg का है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका माध्य। तो देखो 50 kg राम से तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो इसका मतलब देखो इनका सबका हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। 40 और 60 कितना, 100, और 50 कितना होगा, 150 kg, ठीक है। ये कितने लोग हैं, 1 2 3, हमने इसमें 3 का भाग दिया, ये 50 kg आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें क्या है कि बस व्यक्तिगत मतलब अलग अलग इंडिविजुअली जो मान होते हैं उन्हीं के मान होते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे सोमवार से मंगलवार तक की बारिश हो सकती है, जिसमें ऐसे बोलेगा आपको कि आपका 20 सेंटीमीटर हुआ है, 30 सेंटीमीटर हुआ है, 44 सेंटीमीटर मंगलवार को हुआ है, इस समय इतना हुआ है, ठीक है। तो इंडिविजुअली हर अलग अलग चीज़ों के लिए है ये जो सिस्टम होता है, इसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। अब खंडित श्रेणी कैसे होगी दोस्तों, खंडित श्रेणी ऐसे बोल देते हैं, जैसे कि लड़के 20 लड़के हैं आपके, ठीक है, उनका वजन है 30 kg, ठीक है, और 40 लड़कियां हैं, उनका औसत वजन मान लेते हैं 20 kg। तो इसमें क्या है कि आपके पास ग्रुप बन गया, 20 लड़कियों का बन गया, 40 लड़कों का बन गया, इस तरह से, ठीक है। ये खंड बन गए, टुकड़े बन गए, इस तरह से ये जो आपकी सीरीज है इसे हम बोलते हैं खंडित सीरीज, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक तो x होता है, इसमें देखो और देखो इसमें कोई मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम नहीं है। 30 kg वाले 20 लोग हैं, तो इसका टोटल वजन कितना होगा, 600। तो इसमें हम क्या है, इसमें एक तो क्या होती है, आवृत्ति होती है, और एक आपका क्या होता है, जो आपकी संख्या होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरे सिस्टम है ये रिएक्ट करता है। मतलब इसमें जो ये चीज़ है ये अपना क्या है, एक तरह का गुण है, ठीक है। इसमें देखो ये kg क्या है, एक तरह का गुण है, और ये क्या है आपकी बारंबारता या संख्या, ठीक है। तो जिसमें आपकी दो चीज़ें होती हैं, गुण भी होता है और एक बारंबारता होता है, इसमें सिर्फ गुण है,
ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, व्यक्तिगत श्रेणी। जिसमें गुण और बारंबारता दोनों होता है उसे हम बोलते हैं खंडित श्रेणी। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, जिसमें क्या है कि 5 kg का जो भार है उसके 2 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसके 2 लोग हैं, ठीक है। 10 kg वाले 7 लोग हैं, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए फॉर्मूले हैं वो अलग बनते हैं, तो उनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करें, इनकी श्रेणियों की पहचान कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक बात है। अब हम तीसरी जो श्रेणी है सतत श्रेणी, उसके बारे में देखते हैं। सतत जो श्रेणी है वो आपकी क्या होती है, 2 तरह की श्रेणी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। आप सतत श्रेणी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ से मिटाकर मैं सतत श्रेणी है वो आपके सामने ये लिखी हुई है, ठीक है। उस सतत श्रेणी में देखो क्या है, 0 से 5 kg, ये कितने लोग हैं, 2। अब हमें मान लेते हैं इस तरह से कोई चीज़ को आइडिया लगाना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या खास बात होती है, इसमें बारंबारता तो होती है, देखो आपको नीचे टेबल में दिख रहा होगा। दूसरी जो खास बात है उसमें श्रेणियों में चीज़ें बटी होती है, 0 से 5, 5 से 10 kg, 10 से 15, ये श्रेणी तो है, इनके ग्रुप हैं, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर, 7 लोग हैं, ऐसे 3 लोग आप इसमें से देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे वाले में 15 से 20 में 8 लोग हैं, 20 से 25 में 5 लोग हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऐसा कहूँ 0 से 5 kg के कितने लोग हैं, तो मैं आपको ऐसे पूछूँ इन 2 लोगों का वजन बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि 0 से 5 kg के बीच में तो 4 kg वजन है, 3 kg वजन है, 2.5 kg वजन है, कितना वजन है, तो इसका मान निश्चित नहीं होता। इसी वजह से तीसरा जो बिंदु लिखा हुआ है इसका मान निश्चित नहीं होता, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी के जो क्वेश्चन है उन पर आपको थोड़ा फोकस करना है। अब दोस्तों हम ये जो आपकी सतत श्रेणी होती है वो 2 तरह की होती है, ठीक है। ये आपके जो सामने है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं समावेशी, ठीक है। अब हम बोलते हैं एक श्रेणी है अपवर्जी, ठीक है। अपवर्जी जो श्रेणी है वो इस तरह से होती है, 0 से 4, 5 से, ठीक है, सॉरी इसे हम बोलेंगे दोस्तों अपवर्जी, इसे बोलेंगे क्या, समावेशी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे 5 से क्या हो गया, ये 5 से 9 हो गया, 10 से क्या हो गया, 10 से ये हो गया मान लेते 14, और ये हो गया 15 से कितना, 15 से हम ऐसे बोल देते 19। तो इसमें देखो, इसमें तो क्या 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसमें जो 5 है अपना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो अधिकतम मान है ना, इसकी अधिकतम सीमा, इसको शामिल नहीं करते। अधिकतम जो आपकी सीमा है उसको हम नहीं लेते, मतलब 5 वाला जो व्यक्ति है वो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कभी भी व्यक्ति को देखना हो, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं उनको सबको थ्योरी वाले क्वेश्चन मैं एक जगह करूँगा, उसका नाम दूंगा मैं बेसिक, ठीक है। तो थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें बेसिक नाम देकर आपसे पूछूंगा। अब इसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या, समावेशी श्रेणी। समावेशी मतलब 0 से 4, तो 0 से 4 वाले व्यक्ति इसी में समावेशित है। 5 से 9 तो इसमें देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, 5 वाले को हम इसमें डाल देंगे, 4 वाले को, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपको देखो क्वेश्चन करने के लिए समावेशी जो श्रेणी है उसको अपवर्जी में बदलना होगा क्वेश्चन करने के लिए, इसे हम बाद में देखेंगे। बस हमें एक बार ऐसा समझना है कि 2 तरह की श्रेणी होती है। एक तो होती है आपकी समावेशी, जिसमें आपकी वही चीज़ समावेशित होती है जो एक्चुअल में लिखी हुई है, और अपवर्जी श्रेणी है उसमें चीज़ें इस तरह से होती हैं, ठीक है। इसे हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में। इंक्लूसिव ये होगी समावेशी जिसमें इंक्लूड करते हैं चीज़ों को, और एक्सक्लूसिव जिसमें हम चीज़ों को क्या है, अलग रख देते हैं, ठीक है। इसमें इसका अधिकतम मान शामिल नहीं करेंगे, 10 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, ज़्यादा वाला नहीं आएगा। ये इस तरह से ये चीज़ें हैं वो बनती हैं। अब दोस्तों आपका जो समांतर माध्य है उसके बारे में आपके कुछ थ्योरीज हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य की थ्योरी है उनके बारे में देखेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन देखेंगे। जो आपके बेसिक क्वेश्चन हैं आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो टोटल आपके 4-5 जो क्वेश्चन है बेसिक, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम समांतर माध्य का जो बेसिक थ्योरी है उसे देखते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समांतर माध्य, और इसके जो गुण होते हैं ना वो हम लिखते हैं, ठीक है। इनके जो गुण है, पहले सबसे बड़ा गुण तो यही है, देखो समांतर माध्य है कि औसत, ठीक है ना। तो ये क्या है, औसत है सबसे पहली बात। तो औसत और समांतर माध्य एक ही बात है। दूसरा इसका जो गुण है वो क्या है, ये एक आदर्श माध्य है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आदर्श माध्य। अब आपने भाषा में आदर्शवादी की नहीं बोलते भाई, जो आदमी आपका काम से काम रखे भी नहीं बोलते ना, सही बात है। तो आदर्श माध्य मतलब वो इतना बढ़िया माध्य है कि एकदम से एग्जैक्ट वैल्यू आओ इसे। अगर आप माध्यिका से देखा ना, अब भाई बात देखो 10 लोगों ने इकट्ठा कर लिया, फिर यहाँ देखा इनमें से मतलब ईमानदार आदमी कौन है, तो वो केवल बड़े भाई आप दिखाते हुए ईमानदारी, सही बात है ना। तो उसमें क्या है कि हम ऐसे आंकलन नहीं लगा सकते कि भाई सबसे ज़्यादा वही है, सही बात है ना। तो उस चीज़ में कोई परफेक्टनेस नहीं होती, पर औसत जियाँ है, औसत तो परफेक्ट ही उसी पॉइंट में एकदम पूरा कैलकुलेट होगा, सही बात है ना। इस वजह से आदर्श माध्यम बोलते हैं। उन चीज़ों को हम नहीं बोल सकते। अब जैसे कि जूते बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो जूता बना रही है, पूरा उसने पहले से अनुमान लगा लिया कि ये वाला जूता ज़्यादा बनाना है।
अब जरूरी थोड़ी है वो वाला जूता ज़्यादा बिके, दूसरा भी तो बिक सकता है। तो वो क्या है कि पूर्वानुमान है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर औसत तो औसत भी है, इसी भी में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अगला जो है तीसरा नंबर है उसे हम देखते हैं। तीसरी जो बात है, पहला औसत, ठीक है, औसत है ये, दूसरा क्या है ये आदर्श माध्य, तीसरा क्या है कि इसमें क्या है कि आपका जो बीजीय ये चीज़ आता है, बीजीय है ना विवेचन, बीजीय विवेचन संभव है। पहली बात तो ये, इसमें पानी पड़ रहा है इसमें से, है ना, इसे हटाना पड़ेगा, 1 मिनट, अब पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। आज हम ज़्यादा बैठ गए ना, अभी बस लाग रही है। 4 नंबर है उसे देखते हैं। बीजीय विवेचन का मतलब क्या होता है? बीजीय विवेचन का मतलब होता है कि जैसे हम ऐसे बोलते हैं 20 आपको 20 व्यक्ति दिए, ठीक है, 20 छात्र है और उनका जो औसत है वो आपको ऐसे बोल दिया 10 है, तो आप ये बताएं क्या आप इसका योग बता सकते हैं क्या क्लास का? कितना होगा? 20 छात्र उनका औसत 10 है, तो आपको उनका योग बताना है क्लास के पूरा, तो कितना होगा? 200, 1400 बड़े हैं, 14 घटाया 20 × 10 कितना होगा? 200, ये बता सकते हैं ना। तो माध्यिका कौन बता सकता है? माध्यिका हो टोटल कौन बता सकता कि लोग टोटल कितना है या फिर क्या चीज़ है। अब औसत के अंदर हम ऐसा बता सकते हैं, समांतर माध्य है ना, उसमें बीजीय विवेचन, बीजीय का मतलब कोई चीज़ की योग करने से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, बीजीय का मतलब कोई भी चीज़ का योग करने से रिलेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, आदर्श माध्य औसत है, ये बीजीय विवेचन, थान दिकाशु, देखो इनके किस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए। अब ए तो जो थे यहाँ का ऐसा क्वेश्चन तो आरपीसी में आता होगा या फिर राजस्थान का जो एग्जाम होगा वहाँ आता होगा ना, इसी की बात को नहीं, रेलवे में पूछ रहा है, थान दिकाशु। देखो अगला जो है, चौथा जो बिंदु है उसे देखते हैं। चौथा जो बिंदु है वो हमें, देखो पहली बात तो जो हमें लिखनी थी वो हम यहाँ लिख रहे हैं, सबसे पहले तो वही लिखना था, समांतर माध्य। देखो जो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, सही है ना, एक तो गणितीय माध्य और एक द्वितीय माध्य। तो ये कौन सा माध्य है? गणितीय माध्य, तो ये लिखना था हमें पहली बात, तो गणितीय माध्य। अब देखो एक तो क्या होगा कि स्थिति, अब स्थिति तो क्या होगा कि फिक्स नहीं होती, स्थिति फिक्स नहीं होती ना कोई भी चीज़ की, तो स्थिति जो आपके होते हैं वो फिक्स नहीं होते। ये क्या है कि आपका गणितीय माध्य, गणित के अंदर कोई चीज़ फिक्स होती है, 7+2 9 ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, सही बात है ना। पर स्थिति के अंदर क्या है कि वो चीज़ ऐसा नहीं है, तो ये गणितीय माध्य ही हमें पता है, ठीक बात है। 5वां जो चीज़ है, चरम मूल्य से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, ठीक है, चरम मूल्य से ज्यादा प्रभावित होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ज्यादा प्रभावित होता है, या फिर आप सिर्फ प्रभावित भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, दोनों एक ही चीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम समझाते हैं पहले, ठीक है, पहले हम ये समझते हैं 5 नंबर जो बिंदु है उसका मतलब क्या है। जैसे हमने ये समझाने, देखो औसत है, समझाने की जरूरत नहीं। आदर्श माप क्यों होता है? क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आती है एकदम से, 10.5 10.5 ही आएगी, चाहे आप कैसे भी कर लें, सही बात है ना, आगे पीछे करके सही कहीं कर लो, औसत भी रहती, कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। 20 टापरान पहले भेज देते, बाद में भेज दो, औसत तो भी तो रहती है, ठीक बात है। बीजीय विवेचन संभव, बीजीय विवेचन मैंने बताया, आप टोटल बता सकते हैं, आपको संख्या दी जाए और आपको औसत दे दी जाए तो हम टोटल बता सकते हैं वहाँ से। अब एक बार बताओ, आप 20 लोग हमें से अपन एक आदमी के बारे में ब्यूरो है कितना नंबर आएगा होगा, कौन है, फिर भी अपन यहाँ ब्यूरो का सका कितना नंबर आएगा, आगे 200 नंबर आएगा ना। तो बस यही बात है, औसत के अंदर हमें अलग अलग व्यक्तियों की जरूरत नहीं होती, हमें बीजीय विवेचन का मतलब यही होता है, ये मतलब संस्कृत से लिया हुआ शब्द है बीजीय, ठीक है, इसका मतलब टोटल होता है कोई चीज़ का। गणितीय माध्य ये हमें पता है भाई, गणित का मान यूज होगा ना, आप गणित पढ़ा ना औसत, बस वही बात है। इन सांख्य की भाषा में क्या बोल देवे और बोल देवे, क्या बोलोगे ना, समांतर माध्य, बस बात सेम ही बात है, ठीक बात है। देखो स्टेटिस्टिक्स क्या में बनाई है, स्टेटिस्टिक्स आंकड़ा न लिख के और बापा क्या है रिसर्च करना का बनाई दी। अब जी आप देखा कोई भी चीज़ का, जहाँ आप स्टॉक मार्केट देखा है, शेयर मार्केट देखा, अभी मैं क्यों चीज़ ग्राफ चल रहा है, सही बात है ना, तो ग्राफ से कोई चीज़ ने प्रेजेंट करना, ये वैसे डीआई था पढ़ाने के बाद वहाँ पढ़ा रहे हैं, पहले आपको डीआई पढ़ाया, अब ये इस वजह से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब चरम मूल्य से प्रभावित होता है, इसका मतलब क्या है, ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चरम मूल्य से प्रभावित होता है, चरम मूल्य का मतलब होता है कि जो आपका मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम जो वैल्यू होती है ना, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कैसे, हमें क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है, ये 10 रुपये कमाता है,
ये 20 रुपये कमाता है और ये मान लेते हैं 50 रुपये, 20 30 ये 70 रुपये कमाता है, ठीक है। और एक व्यक्ति डी ले लेते हैं, ये 100 रुपये कमाता है। अब इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल कितना हो गया 200 रुपये हो गया। इनका औसत क्या आएगा, समांतर माध्य क्या आएगा, 4 का भाग देंगे सिग्मा, है ना, फॉर्मूला ये तो है ना अपना, सिग्मा एक्स बटे क्या एन, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। एक्स बार क्यों लिखते हैं, इस चीज़ को हम एक्स बार के रूप में लिखते हैं, समांतर माध्य को हम कैसे लिखते हैं कि हाँ इसे हम अर्थमेटिकल मीन बोल देंगे, अर्थमेटिकल मीन, और इसका जो निशान होगा वो इस तरह से होगा एक्स बार, ठीक है। ये को निशान है एक्स बार होगा, 200 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 50, तो 50 रुपये इनकी औसत मजदूरी आ गई, ठीक बात है। अब देखो अगर ये चरम मूल्य, अगर हम इसमें क्या करें, कोई भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा दें तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। अब देखो अगर मैं इस चीज़ को 1100 रुपये कर दूँ खाली एक ही आदमी ने 1100 रुपये, तो उससे क्या होगा, औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। तो 1100, एक आदमी को 1100 करने से क्या हुआ कि ये पैसा पहले 200 था, अब कितना बढ़ जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा, 1000 बढ़ाया हमने एक आदमी को, ठीक है। एक आदमी में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उससे देखो कितना फर्क पड़ रहा है, औसत कितना आ रहा है, समांतर माध्य कितना आ रहा है 300। तो एक बात बताओ, 300 और खड़े 50, सही बात है ना, 300 और 50 में कितना फर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब एक आदमी के वैल्यू से कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो औसत है वो गड़बड़ा जाता है ना, प्रभावित होता है ना बहुत ज़्यादा। अब एक बात सोच के देखो, 20 10 70 और कहाँ पर 1100, अब इनका जो एवरेज वो कितना आएगा 300। अब आप बताएं अगर हम ऐसे बात करें कि इस गांव के लोग वो 300 रुपये एवरेज कमाते हैं, ये बात सही है क्या, ये देखो इन 3 घरों पे लागू हो रही है क्या, इस पे भी नहीं लागू हो रही, तो इस वजह से क्या है कि ये प्रभावित हो जाता है चरम मूल्य से, समझ गए ना, ये सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब ये इसका नेगेटिव पॉइंट आप समझ सकते हैं, तो ये चीज़ इस तरह से पूछ सकती है, तो ये याद रहना, इस वजह से मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, छठा जो पॉइंट है मैं सिर्फ एक बार आपको लिखाऊंगा, एक बार आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब हम क्या करेंगे ये सब कुछ पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे माध्य विचलन निकालेंगे ना, तब इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, हाँ समांतर माध्य से, समांतर माध्य से ज्ञात किए, इसे मिटा देते हैं, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलन का योग बराबर 0, शून्य। ये चीज़ आपको याद रखनी है, शून्य होता है, ठीक है। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलन का मतलब होता है डिविएशन, ठीक है। मतलब इसे आप बोल लेंगे समांतर माध्य क्या बोलते हैं मीन, तो इसे बोलेंगे मीन डिविएशन बराबर क्या होगा 0 होगा हमेशा, ठीक है। उसका टोटल 0 होता है। एक चीज़ सातवां जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलन, सेम चीज़ है, विचलन का वर्ग, विचलनों के वर्गों का योग, और ये हमें याद रखना है न्यूनतम। ये ऐसा क्वेश्चन सीधा आता है, ठीक है, न्यूनतम होता है। देखो विचलनों का योग है वो तो क्या होगा 0, और विचलनों के वर्गों का योग क्या होगा न्यूनतम, इन फर्क है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ इस चीज़ को यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ, -1 1 2 और -2, ठीक है। मान लो कोई भी चीज़ के अंदर विचलन क्यों है, विचलन का मतलब थे पढ़ता रहो है ना, और मैसेज आ जाए फ़ोन में तो मन क्यों है विचलित हो जाए, समझ गया ना, मतलब कोई चीज़ जो काम कर रही है विषय केवल अलग काम करना चाहिए, बिन के बोले विचलन, समझ गया, डेविएशन भी नहीं बोल रहा है। तो और देखो विचलन हो तो समझ गया ना, कोई भी चीज़ के अंदर मतलब फर्क की तो आयो। अब यहाँ कैसे फर्क किस आप देखो फर्क किससे हम ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे कि आप एक बात बताएं, इन सब का औसत कितना है, मैं 100 रुपये कर देता हूँ, कितना औसत है इनका 50 से, तो है 50 से, तो अभी तो अब याद किया हमने, तो 50 से एक बात बताओ, इसमें डिविएशन कितना है 40 का, -40, इसमें कितना है, ठीक है। हम लिख देते हैं, देखो यही लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 50, ठीक है। मैं इसे यही एक्सप्लेन कर दूंगा, ये 10 है, ये 50 अपना औसत था, तो इसमें कितना फर्क है, ये -40 कम है, ये कितना कम है -30, ये कितना ज़्यादा +20, और ये कितना ज़्यादा +50, ठीक बात है। अब देखो इनके जो योग करें ना हम, इनका सबका योग करेंगे तो क्या आएगा, देखो -70 और प्लस के 50, तो क्या आया
जीरो आया नहीं, बस इसे ही बोलते हैं समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों का योग हमेशा क्या होगा, शून्य। अब शून्य क्यों होता है, क्योंकि वो औसत ही तो है। अब एक बात बताओ, औसत सब चीज़ को एडजस्ट नहीं कर लेता क्या, कर लेता नहीं, तो जीरो ही आएगा हमेशा, बस यही बात है। अब इस बात को किस तरह से लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब ये आप अगर आपके पास सामने हो ना, अगर आपको दिखाई दे तो आप ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, पर आपने पहले से समझा हो इस चीज़ को तो जरूर कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि इनसे जो हम विचलन ज्ञात करेंगे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, विचलनों का योग हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। देखो यहाँ से ये सब क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। समझ गए। अब हम सातवां जो पॉइंट है उसे लेते हैं, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है, न्यूनतम। आज चीज़ लिख लियो, काम की चीज़ है क्या, 6 और 7 दोनों। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, 7 नंबर का एग्जाम्पल है ना, वो देखते हैं। आज थ्योरी की साल सी क्वेश्चन कम आसी आज। और इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन इतने ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते इनमें। गणेश टाइम देखिए, क्या टाइम मतलब तुम होता बता से देखो क्या। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देखो, अब हम ये जो पॉइंट है ना 7 नंबर, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, 7 नंबर को। अब जैसे कि एक बात बताइए, आपने क्या निकाला, इसका डिविएशन विचलन निकाल लिया। विचलन मतलब इनमें कितना फर्क आ रही है, फर्क क्या से है, कोई चीज़ से दूसरे से रिलेशन निकालो पड़ना को। देखो एक बात बताओ, अब मैं यहाँ कहती हूँ, मैं क्या फर्क है, तो यहाँ तो बता कौन को, तो फर्क क्या से थे, बस किससे फर्क हुई, औसत से या फिर माध्यिका से। तो विचलन भी अलग अलग होता है। समांतर माध्य से एक बात बताओ, हमने ये जो 50 इनका विचलन निकाला वो किससे निकाला, समांतर माध्य से निकाला ना। हम इसका माध्यिका निकाल के भी इसका विचलन निकाल सकते हैं। मत हने कह दूँ कि भाई थे 12 माध्यिका मान के विचलन निकालो तो निकाल सको ना, मतलब 12 मान के को अंतर निकालो तो निकाल सको ना। तो बस यही बात है। तो हम क्या है कि माध्यिका को एक अनुमानित आपको बोलने का कि इतनी माध्यिका मानकर आप विचलन ज्ञात करें, ऐसा भी बोल देगा। तो वो हम क्या करेंगे, जब हम डिविएशन वाले क्वेश्चन करेंगे तो उनमें ये यूज आएगा, ठीक बात है। अब देखो इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये 50, ये हमने इसका डिविएशन निकाला हुआ पहले से, 7वें बिंदु को समझने के लिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इनके 0 0 नहीं ले लेते, ठीक है, ताकि समझने में आसान हो, तो 10 मान लेते हैं। तो इनके भी 0 0 नहीं आएंगे, इनका एवरेज क्या आएगा, 5 आएगा एवरेज। सही बात है ना, 0 0 नहीं लेते ताकि वो स्क्वायर करने में हमें दिक्कत नहीं हो, क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 प्लस का इसका 9, इसका 4, इसका 25, इनका योग करेंगे कितना आएगा, 16 4 20, 45 और 10 55, 55 और 54 आएगा। ये जो 54 आया ना, अगर आप और किसी चीज़ से याद करेंगे, इसी जो जैसे समांतर माध्य से 54 आया, माध्यिका से इससे ज़्यादा आएगा, और बहुलक से वो कितना भी आ सकता है, मतलब आएगा इससे ज़्यादा ही। तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम क्या करते हैं, इनका योग कर देते हैं ना विचलनों का, तो उससे जो रिजल्ट आता है ना, तो जो अपने पास 3 चीज़ें हैं, एक तो माध्यिका और एक समांतर माध्य और एक क्या बहुलक, उसमें सबसे कम जो आता है ना वो इसका आता है, किसका, समांतर माध्य का। ये मतलब इसी, तो इसे लैंग्वेज में पूछा, ठीक है। इसका यूजेस हम बाद में भी देखेंगे, इसी वजह से मैंने ऐसे कहा था ये 2 बिंदु आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, तो हम बाद में देखेंगे। ये सब आपकी चीज़ें हैं, वो आप लिख सकते हैं, ये लाइन लिख लो, उसके साथ ये लिख लो ना, फिर आगे बढ़ते हैं। समांतर माध्य को भी है ना, समांतर माध्य को 2 तरीकों से बांटा जा सकता है। तो हम ऐसे लिखते हैं समांतर माध्य, ये चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है ना। समांतर माध्य एक तो होता है सरल समांतर माध्य, और दूसरा होता है इसे हम बोलते हैं, वजन को वेट बोलते हैं ना, भारित, है ना, तो इसे हम बोलते हैं भारित गुणोत्तर, भारित समांतर माध्य। ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इसे वेटेड, है ना, समांतर माध्य, और अर्थमेटिकल मीन हम बोल देंगे, ठीक है। इसे बोल देंगे सिंपल अर्थमेटिकल मीन, इस तरह से हम बोलेंगे, ये इनके नाम होते हैं। अब इनमें क्या होता है, सरल समांतर माध्य का मतलब इसमें क्या होती है, ऐसे सीरीज होती है, जैसे कैसे 3 4 5 6, समझ गए, इस तरह से। अब इनमें जैसे मैं इसे 7 बना देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, योग करेंगे, उसमें किसका भाग देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, 10 से 5 15 से कितना हो गया, 21, इसे 4 बना लेते हैं, 20 हो गया। 20 में हम किसका भाग दें, कितने हैं ये लोग, 4, तो 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5। ये इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, सरल समांतर माध्य, बस यही होता है, ठीक बात है। मतलब इसमें हम फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, सिग्मा क्या
एक्स बटे क्या एन, मतलब राशियों को योग बटे राशियों की क्या संख्या, वही बात है। एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ आपके कितने कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, उनके टोटल कितना हुआ आपका 20 हुआ, तो सिग्मा एक्स का मतलब है उन सबका टोटल, सभी का लोगों का। ठीक बात है। भारित समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको ऐसे बोल देता है 20 छात्रों है ना, छात्रों में से, हाँ 20 लड़के बोल देता हूँ, 20 लड़के हैं है ना, उनका औसत वजन है, औसत वजन मान लेते हैं 10 kg है, 10 तो नहीं होता भाई, मान लो 40 kg बोल दे, 40 kg बोल दे हाँ, ठीक है। और 10 जो आपकी लड़कियां हैं है ना, उनका औसत वजन है, हम ऐसे बोल देते हैं कि 80 और ऐसा कुछ है तो 30 कर दें, 30 kg, ठीक है, ताकि क्यों भाग ला गया पूरा 20 से कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, भारित औसत माध्य। मतलब इसमें क्या होगा, आपको क्या है अलग अलग भार दे देगा, 20 लड़कियों का भार कितना अलग है और इनमें क्या है 10 लड़कों का अलग है, अलग अलग सिस्टम हो गया। भार का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वजन के हिसाब से हो, भार का मतलब होता है कोई भी, जैसे इसमें इसको अंक भी बोल सकता था कि 20 लड़कियों का औसत जो अंक है वो 40 अंक है, और 10 जो लड़कियां हैं, लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, उनका है 30 अंक, ठीक है। तो अंक के हिसाब से भी वो पूरा सिस्टम अलग अलग हो सकता था। अब इनको हम कैसे करते हैं, इनको औसत में पता है ना वो कैसे करते हैं, कैसे करें, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, जो टोटल है उसमें किसका भाग आएगा, इन संख्याओं का देंगे ना, ठीक है। तो मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं, लड़का ना केवल इसका x1, इसे हम क्या बोल सकते हैं x2, इसे w1 और इसे w2। w1 का मतलब इन एक अलग वेट दे दिया आपका, वेट को मतलब इनकी एक अलग कैटेगरी है, समझ गए। तो इनको हम बोलेंगे w1, इसको w2। अब मैं बात क्यों बता रही हूँ, इन यहाँ तो कर सको, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप कर सकते हैं, और इनको किस तरह से नहीं कर सकते, जब फॉर्मूला पूछ लेना नहीं को, भारित माध्य का फॉर्मूला कौन सा है जना कौन कर पाऊंगा अपन, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, सीधे पूछ रहा क्वेश्चन, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि भारित माध्य ये समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये सीधे पूछ ले, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन यहाँ देगा, देखो यहाँ एक्स बार बराबर, यहाँ एक्स बराबर सिग्मा एक्स बार बटे, समझ गए ना। देखो इसमें अलग अलग चीजें, दोनों अलग है, अठ तो एक्स है, अठ एक्स के बार अठा गया, सही बात है ना। तो इस तरह से वो कंफ्यूज कर देते हैं कि होगा कौन सा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एक्स बार का मतलब समांतर माध्य होता है, और सिग्मा एक्स बट्टे क्या होगा, उसका फॉर्मूला एन होगा। इसीलिए हम भारित माध्य का निकाल रहे हैं, इसे एक्स बोल दें, इसे w1 दे दें, इसे x1 x2 और इसे क्या बोल दें w2, मतलब अलग तरह का एक कैटेगरी होगी ना, इसे हम x2 बोलेंगे, ठीक बात है। अब हम देखते हैं, देखो तो आप फॉर्मूला क्या निकालेंगे, 20 ना किसे गुणा करेंगे, देखो हम ऐसा निकलते हैं 20 इंटू 40, 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसमें प्लस क्या करेंगे, 10 को किससे 30, 10 को 30 से, ऐसे तो है 10 इंटू 30, और उसमें भाग किसका देंगे 20 प्लस 10 का, ऐसे तो देंगे, तो कितना आएगा 800 और 30 300 1100 है, ठीक है। 1100 बट्टे क्या 30, इसमें इसका भाग नहीं है तो क्या आएगा 110 बट्टे 3, जो भी पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, और ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूले में एक बात बताओ, ये हम क्या निकाल रहे हैं, भारित समांतर माध्य निकाल लेना। तो एक बात बताओ, भारित समांतर माध्य का मतलब क्या है, वेटेड अरिथमेटिकल मीन, यही तो है। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। इसका निशान क्या होगा, भारित समांतर माध्य का। देखो समांतर माध्य तो है, और भारित का नीचे एक W और लग जाए, बस इतनी बात है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ, देखो आप खुद बना पाएंगे इस फॉर्मूला, कोई नई बात नहीं है। हाँ, आप क्या बनाएंगे, x1 इंटू w1, ठीक है, x1 w1 प्लस x2 w2 बटे x1 प्लस x2, ये आपका फॉर्मूला। तो याद रखने वाली चीज़ ये है, ये तो आप कर सकते हैं, आपको औसत आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं समांतर माध्य है ना, उनके क्वेश्चन पे, है ना, जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उन पे, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लें। देखते हैं, देखो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको समांतर माध्य में है ना, अब है काम की बात तो पहले भी इसी बात बोली, पर बात थ्योरी। हाँ, समांतर माध्य को हम किस तरह से करेंगे, अब देखो आप करेंगे 5 तरीके से, ठीक है। कंप्यूटर ऑन करा, समांतर माध्य को हम 5 तरीके से करेंगे। पहला जो होगा, पहले में हम देखेंगे क्या, यहाँ से देख लेते हैं किस किस तरह से, यानी उनको बांटना पड़ेगा। फिर भी मैं ऐसा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो आपका होगा मतलब साधारण क्वेश्चन, साधारण प्रश्न। हमारे पढ़ने का तरीका यही होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
ठीक है। पहला तो होगा साधारण प्रश्न, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन होंगे सीधा सीधा एकदम से, ठीक बात है। उसके बाद में जो होगा ना, उसके बाद में होगा वो एक मिनट, थाना भेजा ना, देखा था एक बार थाना फोल्डर कौन दिखे, हाँ फोल्डर थोड़ी था गन देखो, पहले होगा बेसिक, फिर इजी, फिर लैंग्वेज, फिर हाँ यहाँ ठीक है। इसमें हम कितने तरीके देखेंगे, 5 तरीके बताए मैंने, 1 2 3 4 5 तरीके क्वेश्चन है। उसमें पहला तो है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। पहला जो टाइप है उसमें हम देखेंगे कि हाँ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक। दूसरा जो होगा उसमें हम देखेंगे साधारण तरह के क्वेश्चन, साधारण मतलब इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना, इजी, हम इजी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तीसरा जो होगा उसमें हम देखेंगे तीसरा जो होगा टाइप, उसमें हमने बोला हाँ लैंग्वेज, भाषा से संबंधित, भाषा से रिलेटेड। चौथा जो क्वेश्चन होगा, हाँ क्या चल बेटा बात चल, बाद में गेट कौन खोल दिए और बंद करिए, तो बीच में ये हो रहा है अब वो रोशी मार रहा है। अब वो देखा देखो, हाँ उसके बाद में चौथा जो टाइप होगा ना, उसमें होगा फाइंड एक्स, फाइंड के या फिर एक्स, कुछ भी बोल दो, समझ गए ना। पांचवा जो होगा वो होगा अन्य टाइप। देखो आपा इतना तरह का क्वेश्चन है देखना, किसके अंदर, समांतरवादी के अंदर, है ना। मेन चीज यही है एग्जाम में जो क्वेश्चन है, ऐसे मानने कि आप 95% रीडिंग में से पूछा जाएगा, लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। अब हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक क्वेश्चन कौन से, जो मैंने बताया था ना लैंग्वेज वाले, अभी तक आप लैंग्वेज का क्वेश्चन देखिए समांतरवादी का। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आप अपने फोन में भी देख पाएंगे, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये आपकी स्क्रीन पर है, हर फोन में होगो, नहीं दिख रही तरह से, दिख जी कौन दिख रही है, लगने ना दिखा तो एक बार, मैं उठता नहीं ठे आवाज, पापा ने ढूंढा है, पापा कर गया, दिख जाएगा ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि 10 है ना क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल इस तरह से A1 A2 10 जो आपके आवर्स है उसमें बदल रही है चाल उसकी, है ना, A1 A2 A2 A3 A6 A10 तक है, मतलब जो आपकी चाल है वो आपकी कहाँ तक है। मैं पहले बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चन लैंग्वेज के पूछे जाते हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें ऐसे पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि इन सब का गुणोत्तर माध्य होगा, ठीक है, या फिर इन सब का क्या होगा, समांतर माध्य, इनके माध्य का होगी या इनका हरात्मक माध्य होगा। अब एक बात बताओ, जो आपका माध्य होता है वो क्या होता है, औसत तो होता है किसी चीज का, सही बात। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इसका औसत बताना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब आप बताएं कि औसत चाल क्या होता है, कौन सा माध्य होता है, समांतर माध्य तो होता है ना, बताइए तो था, औसत माध्य बराबर समांतर माध्य एक ही चीज होता है, बस यही आंसर है क्वेश्चन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन सब का क्या, समांतर माध्य, जो इनका समांतर माध्य होगा वही इनका औसत होगा, बस यही क्वेश्चन है। अब देखो वो क्वेश्चन देखने से कितना बड़ा सवाल लगे, सही है ना, यहाँ लगे रो के दे दियो के पूछ लियो समझ और बनिया देगा नहीं बेरो बना अभी कुछ कौन समझा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। रेलवे में मुझे क्वेश्चन है, यहाँ कौन थारा को आस्क है, लैंग्वेज को दियो देखो थारा भी आस्क है, एग्जाम को मत आन गेट देखो असस्य रेलवे जगह क्वेश्चन छोड़ देवा ना, पूछना बंद कर देना, अब तो मतलब छोड़ दिया है तो कोई काम को नहीं आपने बे पूछा है। में राजस्थान एग्जाम में बे क्वेश्चन पूछ जाओ, राजस्थान में नहीं दूसरे एग्जाम में भी पूछ जाओ, जहाँ मतलब कोई यूपी को एग्जाम होगा कोई स्टेट लेवल को, तो बे में भी क्वेश्चन पूछ जैसी जगह इंडिया लेवल पर जगह एग्जाम हो पे छोड़ देवे बाकी आउटडेटेड हो जाएगा क्वेश्चन बना भी पूछ। तो ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। देखो हाँ अगला क्वेश्चन ये, इन सभी प्रेक्षणों का जो आपका माध्य है वो क्या है, x बार है, तो निम्न में कौन सा विकल्प सही होगा। अब देखो इसने क्या है x1 x2 x3 इस तरह से लिख रखा है, आपके पास क्वेश्चन है ऊपर, ठीक है। ये सभी प्रेक्षण है, इनका x1 x2 x3 x4 ऐसे आगे कहाँ तक है xn तक है, ठीक बात है। और इनका सबका माध्य क्या दे रखा है, इसने माध्य दे रखा है x बार। अब देखो एक इसमें आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये अब ये आंसर होगा क्यों ऐसा,
हमने लैंग्वेज क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था। अब एक बात बताओ, हमने एक क्वेश्चन देखा था क्या, इसका मतलब क्या होता है सिग्मा, ठीक है, एन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इंटरवल लिखा हुआ है एक, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, बराबर क्या 0, ये तो लिखा हुआ है ना। अब एक बात बताओ, ये जो चीज़ है वो है क्या। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ को समांतर माध्य निकालना, जैसे कि मैं लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं संख्या लेता हूँ लड़कों की, ठीक है, 3 ले ली, 5 ले ली, 2 और 5, 5 3 8, 2 10, 5 15 और 1 15 ले लेते हैं, ठीक है। ये इतने लोग हमने ले लिए, इन सब के नंबर इस हिसाब से हैं, ABCD लोग हैं, इनके नंबर इस प्रकार हैं। तो इनका सबका समांतर माध्य कितना होगा 20 22 30 होगा ना। अब 30 में हम भाग देंगे किसका, एक्स बार बराबर क्या होगा 5 का भाग 6 का, 5 का भाग देंगे कितना आएगा 6। तो एक्स बार बराबर आपका समांतर माध्य 6 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस 6 को, ठीक है, हम क्या मानते हैं, ये तो अपने पास आ गया, क्या एक्स बार है वो अपने पास आ गया, मतलब एक्स माइनस अगर हम एक्स बार करें तो क्या आएगा, उनका विचलन तो आएगा ना विचलन, ठीक है। तो इसमें से ये घटाएंगे, तो अब आप बताएं 6 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो ये अपने पास आ गया क्या एक्स बार। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक्स ही तो अपने पास, एक्स ही तो है जनाब, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स माइनस क्या एक्स बार, इसे हम क्या बोलते हैं विचलन, डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से घटाते हैं, 6 इसमें से घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 3, घटाएंगे तो 1, ठीक है, और माइनस का 4 प्लस माइनस ये क्या है, हाँ, और प्लस का ये है। अब आप बताएं कि अगर हम इसका टोटल करते हैं, देखो एक बात बताओ, इसका टोटल करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स, सिग्मा का निशान का मतलब टोटल ही है, ये जो एक्स है इसका हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा सिग्मा एक्स, तो क्या आएगा 30। अब एक बात बताओ, इसका अगर हम टोटल करें तो क्या आएगा सिग्मा एक्स, इसे हम क्या बोलते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, इसे हम क्या बोलेंगे 0। तो एक बार बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0 नहीं है क्या, है ना, ये लिखा हुआ। अब बस साफ तरीके से बोलते रखिए। अब आपको सीधा अगर लैंग्वेज में बोलता है कि आपका क्या है समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग कितना होता है 0। अब आप भी तो भाई बात लिख रखी है, ये सिग्मा है, अभी आगे इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा इन्हें डर लगा अजीब सी चीज़ होगी, बस सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब ऐसा है सिग्मा का मतलब क्यों है, ई बॉक्स को कॉलम, समझ गया, एक्स का एक्स लिखा हुआ है, इसके साथ सिग्मा लगाकर आप एक्स लिख देंगे तो इसका कॉलम आ जाएगा, समझ गया। इसका टोटल लिख के इसके आप इसके साथ एक बात बताओ, इसका टोटल लिखने के बाद में आप कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, एक्स थोड़ी लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स, ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो ये लिखा हुआ है ना सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, तो इसका मतलब ये आपका पद विचलन है और इसका योग कितना हो रहा है 0 हो रहा है, और यही आंसर है, ठीक है। अब देखो जितने भी ऑप्शन उनमें किस किस तरह से लिखे हुए हैं, अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं ना, तो ये आपके क्या है आपका क्वेश्चन है सही जवाब, तो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखा हम क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। यदि किसी आंकड़े, पहले हम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं लैंग्वेज वाले, ठीक है, हाँ मान सका वो कोई भी वैल्यू, कुछ भी मान लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहें तो आपकी वैल्यू मानकर हम बता सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर समांतर माध्यम मानकर विचलन निकालेंगे तो आएगा क्या 0 जाएगा, तो आएगा, बस यही तो पूछा है इसने, बस उसने क्या है कि उसको फॉर्मूले में दे दिया, सही है। देखो वो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसने क्या किया, देखो ये जो दिया ये सब संख्याएं x से लेकर घर तक n तक है ना। अब इसके ऊपर n क्यों लिखा हुआ है, n इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर n तक है वो संख्या। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये सिग्मा का निशान है, यहाँ पर n इस वजह से लिखा हुआ है, और थाने के बारे x1 x2 x3 x4 वो खट तक xn है, ठीक है, 100 तक लेनी है तो बस संख्या क्यों सी 100 संख्याओं का योग, समझ गए ना। यहाँ पर हम इस चीज़ को क्या लिखेंगे 100 संख्याओं का, ऐसे लिख देंगे, ये बात और कुछ भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x माइनस क्या x बार, ऐसे तो लिखा हुआ है बराबर क्या 0, मतलब उनका पद विचलन है, कितनी भी संख्या है, कितनी भी संख्या हो कोई फर्क पड़ना है, वो पद विचलन क्या से हमेशा 0 ऐसे 0 आएगा हमेशा, ठीक है। और 0 क्यों आएगा, क्योंकि औसत क्या हुआ है, कोई चीज़ ने क्या कर दे एडजस्ट कर दे ना जी, हाँ 1 2 3 4 5 ये है। अब एक बात बताओ, इनका एवरेज क्या है 3,
ये 2 कम है, वो 1 कम है, वो 1 ज़्यादा है और वो 2 ज़्यादा है। अब एक बार बताओ, एडजस्ट को नहीं होगी कि 0 तो एडजस्ट होगी, जरा 287 नहीं होगा भाई, नहीं तो औसत ही को नहीं होता, सी बात है ना। तो औसत की वो एडजस्ट कर दे बस भाई, मतलब विचलन बोलना है और की बोलना है, सीधी सी साधारण सी बात, समझ बात है। ठीक है, आगे देखा ए नाम उकचुक बोल दे मैंने भी वैसे दिक्कत हो जाएगा। अब बीजीय विवेचन को मतलब वही है, ठीक है, बीजीय को मतलब कोई चीज़ का माने योग करना, ठीक है, और भी से कोई रिलेटेड को नहीं हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखो, आप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो इसमें समांतर माध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। औसत है, अगर आप कोई चीज़ में प्रत्येक में 7 जोड़ दें तो क्या प्रभाव पड़े, 7 ही बढ़ जाएगा, सही बात है। अगर हमने देखो ऐसे कोई संख्या लिखी 1 2 3 4 5, आप सब में 7 जोड़ देते हैं, आपका एवरेज पहले 3 था ना। अब एक बात बताओ, सब में आपने 7 जोड़ दिया, कितना हो गया, 8 9 10 11 और ये क्या हो गया 12। अब आप इनका एवरेज निकालेंगे 10 हो जाएगा, तो आप बताएं 3 से कितना हो गया 10, तो कितना बढ़ा 7 बढ़ा। तो मतलब जितना आप प्रत्येक में बढ़ाएंगे ना तो औसत में भी इतनी बढ़ोतरी हो जाए। औसत का मतलब यही होता है, ठीक है, माध्य का मतलब यही होता है कि हर चीज़ के पास हमेशा कह सकते हैं कि इतो तो है ही वही सब, ठीक है, इस तरह से हमेशा बोल सकते हैं। तो अगर हम कितना भी जोड़ें किसी भी चीज़ में, कितना भी घटाएं, कितना भी गुणा करें, कितना भी भाग करें, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब गुणा भाग का भी क्वेश्चन आए, आपको ऐसे बोलेगा, ठीक है, आपकी 5 संख्याएं हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ये आपके पहले किए हुए 5 जो संख्याएं हैं उनका औसत या फिर माध्य, एक ही बात है, औसत या फिर माध्य बोल दे 12 है, ठीक है। और आपको ऐसे बोले प्रत्येक को 6 से 6, प्रत्येक को, हाँ प्रत्येक में 6 घटाया जाए तो नया माध्य, तो इसमें से 12 में से 6 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 6। प्रत्येक को अगर 2 से गुणा किया जाए नया माध्य, इसको 2 से गुणा कर देंगे 24, ये होगा। और प्रत्येक को 3 से भाग लगा जाए तो औसत को भाग लगा देंगे तो क्या आएगा 4। ये बात है, ये क्वेश्चन अब हर कहीं बुझ ले जाता है। अब इसी क्वेश्चन को देखो और घटिया बना देते हैं, एकदम से समझ में नहीं आवे तो देखो बटाना है, ये देखो आसान सी चीज़ है। यहाँ कर देना मैंने 2 को भाग देना वाले मैं थनको संदेश 2 को भाग देना सीधा है, तो हमेशा नहीं कह सकते किसी चीज़ के बारे में आज चीज़ मना आवे, ठीक है ना, कभी मत कर दियो मैंने 2 को भाग देना आवे, मैं थनको संदेश 2 को भाग देकर दिखा दे को ले जैसी, ठीक बात ना, भाग देने को नहीं से अपन है। तो ये वजह से क्या होगा, कोई भी चीज़ ना आप छोटो कौन समझ का, ये वाले के लिए क्वेश्चन में लिखता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ m संख्याओं, m की जगह आप x लिख लें, x संख्याओं का औसत या माध्य, x संख्याओं का माध्य y है यदि प्रत्येक में, ठीक है, प्रत्येक में p जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। है क्यों दीपक क्यों सी क्यों सुन दिया है, क्यों गणेश y प्लस पी क्यों ऐसे क्यों भाई थे बोलो, क्यों सारा क्या होगा y प्लस पी होगा, बस सही है, y का मान p जोड़ना है। अगर यही चीज जोड़ने के लिए नहीं बोलता p घटाया जाए तो आंसर क्या होता y माइनस पी। मतलब यहाँ है कि जो चीजें आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दी थी उनको एल्जेब्रिक फॉर्म में दे देगा, बस इतनी बात है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमाने फिराने के लिए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है, आगे बढ़ना, आगे और क्वेश्चन रखिए यहाँ पे जितना बना सकते, देखो आज कौन उतने क्वेश्चन बना सकते हैं हम, ठीक है। एक बार बताओ, मैं इतना सारा क्वेश्चन बना उसको तो एग्जामिनर के अंदर ढलो बैठे रहो गुना बना दे, ठीक है। अब देखो और बनाऊँ, देखो था x1 x2 x3 x4, सॉरी प्लस नहीं लिखेंगे, कोमा लिखेंगे, x5 x6 x100 तक, इनका जो हाँ का माध्य बराबर है ना, यहीं लिख देते ज़्यादा सही रहेगा,
इनका जो माध्य है वो है, ऐसे बोल देते हैं P। अब ध्यान बताना है, x4 + 12 ऐसे कर कर x100 + क्या 12 का मध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन P प्लस की होती है। अब वो साफ तरीके से कौन कह रहा है कि एक मान 12 जोड़ना है, समझ गया ना, बस इतनी बात है। ठीक है, तो हम देखो इसने सब ने 12 जोड़ा है इसके अंदर, इनमें सब में, तो जो आपका एवरेज पे भी क्या होगा उतना ही प्रभाव पड़ेगा, तो P प्लस क्या हो जाएगा 12। ठीक बात है। अब आप देखा, देखो ये क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा बोल दे, यही सेम क्वेश्चन है, अगर ऐसे बोल दे x1/12, ठीक है, और या फिर W बोल दे, ठीक है, x2/W और x3/W और x4/W, ऐसे कर कर x100 क्या W, है ना, का माध्य पहले माध्य का कितना, हर की बोल सके, हर कुछ भी कितना गुना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी लिख सकता है, ये क्वेश्चन लिखा मैंने। अब बताओ पहले को मत देखियो, पहले था, ध्यान से निकालो पहले, तुम निकालो पहले आंसर था क्या से, देखो करके ये क्वेश्चन देखो, साधारण सा क्वेश्चन एकदम से। तो अपने आंसर अपने पास रखें और बताएं क्या आंसर आएगा। टाइम क्या होगा देखना, 9:22। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन, कल 8 बजे है ना, खाना एकदम से आना है, और कल आप तो थोड़ा सा सही से समय दे पाऊँगा, और दूसरी बात कल PDF भी बना लेऊँगा ना, तो और थोड़ा ढंग से आपका काम हो जाएगा। क्यों भाई, क्या आंसर 80 गणेश बताओ भाई, देखो कौन सा बताओ, P/, क्यों विद्या, क्यों सारा बताओ भाई, P/W और यस। देखो सेम ही क्वेश्चन आए थे, हम कह रहे हैं पड़ी डिसीजन है, अभी में रोड़ी फिर जगह थी, क्वेश्चन था नहीं अलग है कि जगह एकदम से सेम आती थी। बार विद्या आई तो बात करना लग कभी भी मस आया कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी नहीं आया, क्वेश्चन आवा घुमा फिर आगे, है ना। क्वेश्चन आजकल यहाँ आवा है कि जगह टाइम गौतम बुद्ध होने भी समकालीन जगह आदमी होने, वो ये चीज़ को निर्माण करायो, भी चीज़ को नाम है, यहाँ क्वेश्चन पूछ जाए, यहाँ पूछे को नहीं भाई कि भाई महाराणा कुंभा है, इस चीज़ को निर्माण करो, सैन्य बेरो महाराणा कुंभा इस चीज़ को निर्माण करो, सही पता नहीं। अब जो ई वजह से क्या होगा, थाना क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ पूछी तो वो क्वेश्चन थे फंस जैसे अटक जैसे भी घुमाने। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, इसमें क्या है कि एक बार बताओ, पहले इनका क्या था, P था, पहले इनका था P माध्य। अब क्या हो गया, अब आपा देखा, अब क्यों जी भाई सब में W को भाग लगा, क्यों जी P/W हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसा पूछा का माध्य पहले के माध्य से कितना गुना होगा। ठीक है, अब थाने यहाँ बताना है कि वो जो माध्य है ना पहले के माध्य से कितना गुना है, बताओ। दो आप क्या देखा के बराबर है जी, मतलब आ 1 है और 2 है, पहले 1 था, अब ये 2 हो जाएगा कोई चीज़, तो अपन के बराबर है भाई, कितनी गुना होगी, है 2 गुनी होगी। आप क्या करा इम भाग देखे, देखा 2 में की को भाग देगा 1 को, समझ गया ना। तो आप एक बात बताओ, इम की को भाग दे, P/W में किसका भाग देंगे, P को देशिया दने मेरे बढ़सी। ठीक है, ओ P से P कर दीजिए बस्सी के 1/W कर W 1/W बस। देखो यहाँ P/W में भाग क्या को लगा रहे हैं P को, तो P/W इंटू क्या होती 1/P, वैसे कर दीजिए तो बच्चे होगी 1/W, तो आंसर 1/W होती है। तो 1/W गुना क्या है, बढ़ जाएगा, बढ़ दीजिए ना, 1/W गुना हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जितनी भी चीज़ है P है, P न थे कि एक दे 1/W से गुना कर जाओ, तो आई तो बात हो रही है, लो इतनी सीधी बात है, सही बात है ना। और सीधो क्वेश्चन हो, कुछ भी नहीं हो। अब एक बात बताओ, यहाँ मैं 2 गुना कर देता, यहाँ 8 में 2 को भाग देता हूँ, तो एक बात बताओ थे करता ये बोल इस चीज़ में 1/, क्यों तो बोलता 1/2 गुना होगी, यही तो बात है, बस 1/W गुना हो जाएगा ऐसा हो। इसी चीज़ को कैसे भी बोल सकता है
ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको रेशियो में पूछ सकता है कि पहले और अब का जो रेशियो है वो कितना कितना होगा, तो क्या उसी भाई। चलो इस चीज़ में मैं बोल दूँ रेशियो बताओ, इनको क्वेश्चन ऐसे बोल दूँ, इनका जो रेशियो है पहले के बजाय अब का रेशियो क्या होगा, तो फिर क्या बताओगा। क्वेश्चन एग्जाम में सीधो सीधो कौन ले जा रहा है। देखो ओ पी है और पी बटे डब्लू हो रही है, आपको रेशियो बताना है। डब्लू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डब्लू पी, अब अनुपात पी, पी से पी कट जाएगा तो कितनी बार, एक बच्चा कोड है, तो डब्लू अनुपात एक, इनका रेशियो डब्लू अनुपात एक हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम कल देखेंगे, ठीक है। कल जितना भी क्वेश्चन है, बाकी पीडीएफ रहेगी तो पीडीएफ से आप जल्दी जल्दी कर लूँगा, और लैंग्वेज की भी पीडीएफ रहेगी तो एक बार फिर रिपीट भी कर देंगे था ना, और भी मैं से आपका क्वेश्चन भी कर लूँगा, तो लगभग देख लियो था ना। हाँ बताऊँ क्या वो एक बात में फॉलो ढंग से पढ़ पाऊँगा, है ना। अब जब अर्थमेटिक क्लास लेनी है ना तो भी बढ़ चल जाओ, बैठाओ अर्थमेटिक क्लास देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने है आज अपना थ्योरी का जो पूरा पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है, समांतर माध्य से रिलेटेड और जो आपकी श्रेणियों से रिलेटेड। अगले जो वीडियो में हम समांतर माध्य के जो आपके व्यक्तिगत श्रेणी के जो प्रश्न हैं, टोटल आपके 32 क्वेश्चन है, उनको हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपने वीडियो बाद में देख रहे हो तो प्ले लिस्ट के अंदर पूरी प्ले लिस्ट आपको मिलेगी और आप वहाँ पर जाकर देख पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।